हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, हमने हमारे इससे पहले वाले लेक्चर में आपका 7 चैप्टर की शुरुआत की थी। उसमें हमने क्या देखा था? कुछ टाइप्स ऑफ मोशन देखे थे। फिर उसके बाद हमने रोटेशनल मोशन में आने वाले अलग अलग टर्म्स के बारे में देखा था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना? इन सब के बारे में हमने डिटेल में देखा था, उसकी फॉर्मूलाज, उसकी क्या चीज़ें होती है। अब बच्चा लोग, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक डिटेल हमें जरूरी है, वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो हम, ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि पूरे ऑब्जेक्ट, देखिए चले मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सेंटर ऑफ मास, अब बच्चा लोग सपोज करो कि एक बॉल है, उस बॉल को मैं हवा में उछाल रहा हूं ऐसे गोल घुमाते हुए, ठीक है। अब वो बॉल गोल भी घूम रहा है और ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब इस बॉल के अंदर आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक ही समय पे अलग अलग मोशन करेंगे। मतलब वो घूम भी रहा है, साथ में ऊपर भी जा रहा है। इसकी बात करूं तो ये घूम भी रहा है, साथ में ऊपर भी जा रहा है। जितने भी पार्टिकल्स ले लो, वो घूम भी रहे हैं, साथ में ऊपर भी जा रहे हैं। प्लेनर मोशन हो गया ये। तो लास्ट टाइम देखा था ना प्लेनर मोशन, कि घूम भी रहा है एंड आगे भी जा रहा है। आगे जाना मतलब ट्रांसलेशन मोशन एंड घूमना मतलब रोटेशनल मोशन। अब इतने कॉम्प्लेक्स मोशन को स्टडी करना और उस समय उसकी वेलोसिटी निकालना, भाई अगर मैं इन सभी पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स इसके अंदर आ रहे हैं, इन सभी की वेलोसिटी निकालना चाहूंगा तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं? हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये बॉल का जितना भी मास है वो पूरा मास एक ही जगह पे बैठा हुआ है, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सपोज करो कि ये पॉइंट ले लिया मैंने, वो वाला पॉइंट, एक इमेजिनरी पॉइंट। अब अच्छा ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट तो सिर्फ ऊपर जा रहा है और अपनी जगह पे गोल घूम रहा है। सो एक ही पॉइंट की वेलोसिटी निकालना अलग अलग मोशन में पॉसिबल है, मतलब थोड़ा इजी है। लेकिन अलग अलग पार्टिकल्स का वेलोसिटी निकालना जो कि गोल भी घूम रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं, काफी टफ हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। यही कारण है कि हम सेंटर ऑफ मास एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं एंड उस पर वर्क करते हैं। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है पता लग गया, लेकिन वो मास, वो पॉइंट कहां होता है ये भी पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो जरा देखो कैसे पता लगाया जाएगा कि सेंटर ऑफ मास किधर है। डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ मास। अच्छा बच्चा लोग, देखिए अगर कोई बॉडी है जिसका मास यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब जैसे हमारा, अब आपके बॉडी का मास लो तो ऐसा नहीं है कि ऊपर का मास बहुत ज्यादा होगा, नीचे का मास बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। चलो अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, इस मार्कर को मैं यहां से मास मापूं, यहां से यहां का मास देखूं या यहां का मास देखूं, मेरे को हर एक पार्ट्स का मास सेम मिलने वाला है। आप एक काम करना, आप अपने घर पे कोई भी वेजिटेबल लेना, ककड़ी ले लेना, उसके 3 टुकड़े करना, इक्वल, 3 इक्वल टुकड़े करना एंड उन तीनों टुकड़े का वजन करना, आपको सेम ही मिलेगा या ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। इसका मतलब वो एक यूनिफॉर्म मास है। तो जब यूनिफॉर्म मास होगा, फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो जाएगा? एग्जैक्टली इसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे, इसके जियोमेट्रिकल सेंटर। अब जियोमेट्रिकल सेंटर का मतलब क्या है कि आप इसके लेंथ में मिडल में एक लाइन बनाओ और इसके ब्रेथ वाइज मिडल में एक लाइन बनाओ, जहां ये लाइन टच करेगा ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास। सपोज करो कि इसका लेंथ अगर L है, सो ये कहां आ जाएगा? L/2 पे, है ना? सीधी सी बात है ना, लेंथ L है तो ये L/2 पे आ जाएगा। वैसे ही अगर कोई स्फीयर है या कोई रिंग है या कोई डिस्क है, डिस्क हो, रिंग हो या स्फीयर हो। अब स्फीयर होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है? जो अंदर से भरा हुआ है। बॉल, सॉरी बॉल नहीं, बॉल तो अंदर से खाली होता है, होलो। सॉलिड का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो अंदर से भरी हुई, खाली ना है।
दैट इज सॉलिड। कोई भी स्फीयर हो उसका अगर मास यूनिफॉर्म है, और ऑलमोस्ट इन सब का मास यूनिफॉर्म ही रहता है, किसी भी डिस्क, किसी भी स्फीयर, किसी भी रिंग का मास जो है बच्चा लोग वो यूनिफॉर्म ही रहता है। सो अगर इस यूनिफॉर्म मास का सेंटर ऑफ मास देखना हो तो वो क्या आ जाएगा, उसका सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर। समझ आया? सो ये तो बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि सेंटर ऑफ मास पढ़ना क्यों जरूरी। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। सपोज करो कि कोई चेन है, उसको एक सेमी सर्कुलर सरफेस पर रखा हुआ है। हमने क्या किया है, एक सेमी सर्कुलर सरफेस ली है और उस पे एक चेन को हमने बिठा दिया है। साइकिल की चेन होती है ना, वैसी कोई चेन हमने इसके ऊपर रख दी है और ये इसका ग्राउंड लेवल है। आपको कहा जा रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी देखो। अब बच्चा लोग, चेन में तो अलग अलग कड़ियां होती है, हर कड़ी का अपना एक मास है एंड ऑब्वियसली वो मास सेम होता है। जितनी भी कड़ियां होती है उन सबका मास कैसा होता है, सेम होता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसे अलग अलग कर करके मुझे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम क्या करने वाले यहाँ पे, डीएम ले लेंगे। डीएम मतलब छोटा सा मास, एक कड़ी का मास। सो डीएम करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी, mgh मिलती है ना, हमने पढ़ रखा है बेटा चैप्टर नंबर 6 में, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो अब हम क्या करने वाले, यहाँ पे छोटा छोटा मास लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे और वो हमारे लिए काफी टफ होने वाला है। सो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। अब एक्चुअली प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है, सबके लिए हाइट अलग अलग है। देखो ये मास की हाइट अलग, इसकी अलग है ना, हर किसी की हाइट अलग अलग है। अब अगर इसको मुझे चुटकियों में सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका सेंटर ऑफ मास निकालूंगा। अब सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा इसका, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि सेमी सर्कुलर रिंग हो या रिंग हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। अभी जैसे बता देता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास इधर का ही आएगा। सपोज अगर ये रेडियस r है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 2r/π। ये कैसे आया वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अभी सेंटर ऑफ मास बहुत बड़ा टॉपिक है, 3 से 4 लेक्चर्स, 3 से 4 वीडियोस इसमें लगेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ, फीलिंग आई कि सेंटर ऑफ मास पढ़ना क्यों जरूरी है, कि अगर मैं डीएम करके सॉल्व करने बैठूं तो मेरे को आधा घंटा लग जाएगा, बट अगर मैं सेंटर ऑफ मास से निकालूं तो चुटकियों में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या आगे आपके पास हाइट, इसकी चेन की टोटल मास आपको दी होगी mgh, खत्म, विद मिनट आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह के चीजों को आसान करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। जब भी मास को लेके अगर हमारे पास चीजें बहुत टिपिकल हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो उस समय हम क्या यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास। ओके बच्चा लोग, ओके। तो यूनिफॉर्म मास के लिए तो कैसे करेंगे वो तो देख लिया। अब अगर सेंटर ऑफ मास फॉर 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम, अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, सपोज करो कि यहां पे है एक m1 और यहां पे एक दूसरा मास है, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 और उसके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है d। 2 मास है m1 m2 और उसके बीच का डिस्टेंस है d। अब इसका सेंटर ऑफ मास पता लगाना है। अब अच्छा, अगर ये मास इक्वल है, अगर ये मास इक्वल होगा, इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ऑब्वियसली इसके सेंटर पे, यानी कि कहां पे हो जाएगा, ये d/2 पे हो जाएगा। यहां से भी d/2, यहां से भी d/2। कब होगा, जब दोनों मास इक्वल होंगे तब। What if m1 is not equal to m2? If m1 is not equal to m2, हम ऐसा मान लेते हैं कि चलिए m2 is greater than m1, दोनों मास इक्वल नहीं है, कोई एक तो बड़ा होगा, हम m2 को बड़ा मान के चलते हैं। सो m1 m2 एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस d। बच्चा लोग याद रखना कि सेंटर ऑफ मास हमेशा उसकी तरफ होगा जिसका मास ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर m2 ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, m2 जिसका मास ज्यादा है उसकी तरफ होता है, तो यहां कहीं होगा। अब मुझे यहां का डिस्टेंस चाहिए। अब यहां का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत ही एक अच्छी फॉर्मूला है। एक काम करते हैं, इसकी फॉर्मूला सिखाने से पहले
ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया m1, ये ले लिया m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस d। अब अच्छा चलो ये मैं ले रहा हूं ओरिजिन, ठीक है, 3 एक्सिस का, मतलब x y z तीनों का ओरिजिन है। सो ये ओरिजिन कितना हो जाएगा 0 0 0। अब यहां से इसका पोजीशन वेक्टर ले लेता हूं r1 और इसका पोजीशन वेक्टर ले लेता हूं r2। अब जैसे कि हमने देखा कि m2 की तरफ होगा सेंटर ऑफ मास, तो चले हम ये पॉइंट ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास का और यहां तक का पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं RCOM। क्या बोल देंगे? RCOM। चलिए कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स है हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x y और z। तो बच्चा लोग x y z का कोऑर्डिनेट कैसा होगा ध्यान से देखना, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ ध्यान आ रहा है ये फॉर्मूला देख के? स्टैंडर्ड 10th में मैथ्स में आपने एक फॉर्मूला देखा था सेक्शन फॉर्मूला, रेशियो वाला, याद आया कुछ? यस सर। भूल गए सब? कुछ वैसी फॉर्मूला है, ठीक है। m1 r1 मास 1 इनटू उसका पोजीशन वेक्टर, मास प्लस मास 2 इनटू उसका पोजीशन वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर मान लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट, देखो r कैप मतलब क्या होता है, ये r वेक्टर r क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। याद आया कुछ? ये हम पहले भी देख चुके हैं। r के बदले क्या लिख सकते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब अगर मुझे बोले कि आप सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट बताओ, ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम कैसे करेंगे? कहां लिखूं? बच्चा लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं ऊपर का ये चीज मिटाऊं। अगर मास इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। फिलहाल मैं सिर्फ नंबर 1 मिटाऊंगा, इतना चीज 1 2 3 4 5। ओके, तो बच्चा लोग अगर आपको बोले x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे x1 y1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स। यहां से आपको x1 y1 मिलेगा, यहां से आपको x2 y2 मिलेगा, कोऑर्डिनेट्स। और z क्या हो जाएगा, m1 z1 अपॉन m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएंगे आपके x y z कोऑर्डिनेट्स अगर कोई दो पार्टिकल का सिस्टम है तो। बच्चा लोग ये फॉर्मूला कब वर्कआउट करेगी, अगर सिस्टम में दो पार्टिकल, दो ऑब्जेक्ट है तो। अब एक और चीज, सपोज करो कि आपको ये सिस्टम दिया है, अब इसमें ओरिजिन कहां से लेंगे? तो बच्चा लोग ओरिजिन आप किसी भी जगह ले सकते हैं। आई रिपीट, ओरिजिन आप किसी भी जगह ले सकते हैं। सपोज करो कि मुझे ये वाला सिस्टम दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा, इसको ओरिजिन पे ले लूंगा। मैं मान लूंगा कि ये ओरिजिन पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। अब बच्चा लोग एक चीज भी है कि अगर ये ओरिजिन है तो ये x एक्सिस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 0 0 लिखा है, 2D, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली d 0। कैसे बच्चा लोग, अगर मैं 0 से d कदम आगे चलूंगा तो ये d हो जाएगा और y इधर क्या हो जाएगा 0। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0 होता है। एंड ओरिजिन से अगर मैं d कदम आगे चलूंगा, सपोज 5 चलूंगा तो ये 5 हो जाएगा, 10 चलूंगा तो ये 10 हो जाएगा। तो अगर मैं d कदम आगे चला तो ये क्या हो जाएगा d0। इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए x1 y1, इसके मिल गए x2 y2। क्या अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस और नो? देखो y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 मिलेगा, वो तो हमें फिक्स हो गया। हमें क्या ढूंढना है, x कोऑर्डिनेट। सो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, आपको मिल जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? आप कहीं पे भी ओरिजिन एज्यूम कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके बीच में एज्यूम कर लीजिए, इसके सेंटर पे d/2 पे एज्यूम कर लीजिए, बट उस समय क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाएगी। क्यों? बिकॉज
इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे d/2 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -d/2 0। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी आंसर आपका वही रहेगा। एक चीज और देखो, आपने इसको ओरिजिन लिया है, अगर आप टेक्स्ट बुक में से या एचसी वर्मा में से या और किसी बुक में से सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है उसमें ओरिजिन इसको ले लिया, तो इट्स पॉसिबल कि आपका आंसर और बुक का आंसर थोड़ा अलग हो, मैच ना करे। बट घबराना मत, पहले ये चेक करना कि बुक में ओरिजिन कहां से लिया है और आपने ओरिजिन कहां से लिया है। ओके, चलिए फटाफट इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। तो चलिए बच्चे लोग आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए ये आपको एक दे रखा है m और ये दे रखा है 2m, मास m मास 2m, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 0, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 0। आपको कहा हुआ है फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब एक चीज हमको पता है, देखो हमें जो देखना है डिस्टेंस वो इसके बीच का देखना है, क्लियर। अब मुझे पता है कि इसका मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इधर ही कहीं आएगा। अच्छा एक चीज जरा मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। देखो ये ओरिजिन है, यस और नो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन ये नहीं है। सो यहां से इसका डिस्टेंस 1 और यहां से इसका डिस्टेंस 4। चलिए शुरू करूं मैं। सेंटर ऑफ मास, अच्छा ये x एक्सिस है तो इट इज ऑब्वियस कि y कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा। x की वैल्यू फाइंड करें, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इधर m1 कितना है m, x1 कितना है 1 प्लस h2 कितना है 4, m2 कितना है 2m अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, और नीचे कितना होगा 3 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 3 m कट गया, क्या बचा 3। इसका मतलब आपका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा 3 0 पे होगा। क्लियर हुआ, बहुत ही आसान है। अब देखो 3 0 मतलब उसकी तरफ हो गया, इसकी तरफ झुक गया सेंटर ऑफ मास, तो हमने वही देखा था कि जिसका मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ ज्यादा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक मास दे रखा है m और ये एक मास दे रखा है आपको 2m और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है d। चलिए बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। अब यहां पे तो ओरिजिन दिया हुआ नहीं, एज्यूम कर लो, तो मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूं 0 0, सो ये क्या हो जाएगा 0 2 सॉरी ये कितना हो जाएगा d 0, राइट है। x में d बढ़े और y में 0, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1 x1 अपॉन m2। देखिए हमने क्या किया, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये तो 0, ये कितना आ जाएगा 2md अपॉन 3m, mm कट गया, क्या आंसर आया 2d/3। कहां से, यहां से, यहां से। क्लियर हुआ, ओरिजिन हमने इसको लिया था तो यहां से 2d/3, यानी 2d/3 किधर होगा, ऑब्वियसली यहां कहीं होगा। क्लियर है, समझ आया बच्चा लोग। अगर ओरिजिन नहीं दिया हुआ है तो आप ओरिजिन को अपनी तरीके से ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान से सुनो, यहां से हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। यह फॉर्मूला तभी यूज होगी जब 2 पार्टिकल सिस्टम होगा। फॉर्मूला फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। बच्चा लोग 2 से ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगी। यहां पे मैं ले लेता हूं m1, यहां पे मैं ले लेता हूं m2 और बीच का डिस्टेंस d। अच्छा अगर मैं इसको ओरिजिन मान के चलूं, इसको अगर मैं ओरिजिन मान के चलूं तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहां होगा, कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, m1 x1 0, m2 x2, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे d0, सो m2d अपॉन m1 प्लस m2। जरा आपने देखा ध्यान से,
जब m1 से मैं सेंटर ऑफ मास मेजर करूंगा तो वो कितना आएगा, m2d अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अगर मैं रेफरेंस इसको ले लूं, अगर मैं ओरिजिन इसको ले लूं तो यहां से मेरा सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? अगर आप इसको 0 ले लो, आप क्या करो, आप इसको ओरिजिन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -d0। बोलो है क्या नहीं? माइनस अभी मैं भूल जाता हूं बिकॉज माइनस तो डायरेक्शन के लिए, ठीक है, माइनस अभी मैं भूल जाता हूं। सो यहां से क्या आ जाएगा आंसर, m1 x1 0 प्लस m2 h2 मतलब m1d अपॉन m1 प्लस m2 सॉरी m1d अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि अगर मुझे यहां से सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसका मास इनटू x कोऑर्डिनेट, अगर यहां से निकालना है तो इसका मास इनटू x कोऑर्डिनेट। देखो वही तो है, m2d यहां से अगर निकालना हो तो m2d अपॉन m1 प्लस m2, और अगर यहां से सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो इसका मास इनटू d। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब अगर आपके पास दो पार्टिकल सिस्टम है तो आप ये फॉर्मूला लगाना भूल जाओ, इसको भूल जाओ, डायरेक्टली सामने वाले का मास इनटू सामने वाले का कोऑर्डिनेट। यानी कि अगर मेरे पास m1 m2 है और मुझे यहां से सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर a 0 है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर a 0 है तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, m2a अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर मान लो कि ये x एक्सिस नहीं है, ये कोई बीच की लाइन है, 2D फिगर है, तो इसमें कोई ना कोई y कोऑर्डिनेट भी आएगा, वो b ले लेते हैं। सो y कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, अगर यहां से y कोऑर्डिनेट देखना हो तो m2b अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि दो पार्टिकल सिस्टम है और मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढने को बोला गया है तो इस तरीके से डायरेक्टली मैं पता लगा सकता हूं, ठीक है। वन मोर थिंग यहां देखो जरा, एक ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट, सपोज करो कि यहां से अगर सेंटर ऑफ मास इधर है तो मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस r1 ले लेता हूं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस r2 ले लेता हूं। m1 से जो दूरी पे आया यानी कि ये दूरी पे उसको मैंने r1 ले लिया और m2 से जो दूरी पे आया उसको मैंने r2 ले लिया। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे m1 और यहां पे m2 मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इधर m1 मल्टीप्लाई करता हूं सो m1 m2d और इधर m2 मल्टीप्लाई करता हूं तो m1 m2d, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो क्या यहां से एक रिजल्ट बन के आया कि m1 into r1 is equal to m2 into r2। देखो r1 मतलब क्या है, ये है r1, m2d अपॉन m1 प्लस m2 ये है r1। अगर इसके साथ मैं m1 मल्टीप्लाई कर दूं और ये है r2, इसके साथ मैं m2 मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर दो। एक चीज और यहां पे लिखो, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, व्हेन सेंटर ऑफ मास रिमेन्स फिक्स। अगर सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का, देखो हो सकता है ना कि स्टार्टिंग में दो सिस्टम इधर थे, ये दो ऑब्जेक्ट इधर है, मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को यहां लेके जा रहा हूं, तो जब डिस्टेंस चेंज होगा तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा, तो इस समय ये चीज काम नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको यहां लेके जा रहा हूं और इसको यहां लेके जा रहा हूं, दोनों को दूर लेके जा रहा हूं, सो ऐसा पॉसिबल है कि सेंटर ऑफ मास पहले जहां था अभी भी वहीं रहे, तो उस समय ये कंडीशन, ये वाली फॉर्मूला काम आएगी। याद रखना ये कब काम आएगी, ऐसा भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा आज लेक्चर में कि सेंटर ऑफ मास फिक्स है या सेंटर ऑफ मास मूव हो रहा है। तो अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स है तो आप डायरेक्टली इसको पता लगा के अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके,
अच्छा, अगर अभी हमने क्या देखा कि अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स है तो m1r1 इज इक्वल टू m2r2 होगा, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है तो सपोज करो कि दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2 और इसके बीच का सपोज करो कि सेंटर ऑफ मास इधर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं 2 मीटर से, यानी अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं अब यहां लेके आ गया, एक पर्टिकुलर मीटर से 2 मीटर हो 1 मीटर हो जो भी हो, हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि सेंटर ऑफ मास फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं m1r1 प्लस इज इक्वल टू m2r2, जहां पे r1 r2 क्या होगा, यहां से डिस्टेंस, ये r1 m1 से डिस्टेंस और r2 r2 से डिस्टेंस, ठीक है। बट अगर आपको बोल दिया जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो रहा है, तो उस समय हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बहुत ही आसान है। अभी तक हमने क्या देखा था, सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढते थे, x कोऑर्डिनेट ढूंढना हो तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चा लोग, अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर रहा है तो उस समय इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है उसकी जरूरत हमको नहीं है, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है उसकी जरूरत हमें नहीं है। हम क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से सुनना, डेल्टा x COM इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, जहां पे डेल्टा XCOM का मतलब है शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, 1 मीटर तो डेल्टा x की वैल्यू 1, 10 मीटर तो डेल्टा x की वैल्यू 10। सेंटर ऑफ मास जितना भी शिफ्ट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा x। अब आपने अपने ऑब्जेक्ट 1 को कितना मूव किया, सपोज मैंने क्या किया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 को शिफ्ट किया है बट ऑब्जेक्ट 1 शिफ्ट हुआ नहीं, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो डेल्टा x का मतलब क्या है, यहाँ पे शिफ्ट ऑफ m1 और डेल्टा x2 का मतलब है शिफ्ट ऑफ m2। अब जैसे कि हमने m2 को सपोज करो यहाँ पे 3 मीटर से शिफ्ट किया, सो डेल्टा x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि आपने कितना उसको चेंज किया, उसको कितना शिफ्ट किया, दैट इज डेल्टा x। तो उसकी ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था उससे हमें यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, अच्छा एक्चुअली ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास फिक्स हो तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है, मूव कर रहा है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। बट वो m1r1 वाली फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी यूज होगी जब सेंटर ऑफ मास फिक्स होगा। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम है तो उसके बीच में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें 2 से ज्यादा मासेस है, तो हम इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे, पहले तो उसको 2 मास में लाने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है और यहां पे दिया हुआ m m 2m 2m, हमको 4 मास दिए हुए और हमको कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, और इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया है a a a a। ओके, अब क्या करें, यहां पे तो 4 मास है, हम क्या करेंगे बच्चा लोग, सबसे पहले इन दोनों के बदले 1 मास, इन दोनों के बदले 1 मास करें। देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके सेंटर पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीच में, और कितना हो जाएगा 2m। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, टोटल मास किसी एक पॉइंट पे आना, टोटल मास, तो m प्लस m 2m, और ये दोनों इक्वल है तो इसके सेंटर पे आ जाएगा। वैसे ही इन दोनों का भी यहां पे ले लो, 2m प्लस 2m कितना हो जाएगा, इसके सेंटर पे 4m हो जाएगा। यानी कि अब देखो, अब आपके पास 2 मास आ गए, एक 2m आ गया और एक 4m आ गया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a। इन दोनों के बीच का, तो यहां से यहां कितना, ये a ही होगा ना,
ये स्क्वायर है ना, समझ रहे हो ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ए ही होगा। बस अब सेंटर ऑफ मास पता लगा दो, यहां से सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या करेंगे, ये m1 ये m2, सो m2a अपॉन m1 प्लस m2, याद आया। सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा इसका, अच्छा ये y है ना, तो चलिए उसको y ले लेते हैं। कहां पे आ जाएगा, m1 प्लस m2, 4m इंटू a अपॉन 2m प्लस 4m, कैसे, m2 इंटू d अपॉन m1 प्लस m2, फॉर्मूला याद है ना, बस फॉर्मूला लगा दी। सो ये क्या हो जाएगा, 4ma अपॉन 6m, ये कट गया, 2 2 जा 2 3 जा, आंसर क्या आ गया, 2a/3, 2a/3। ये तो y कोऑर्डिनेट मिला, ये हमको क्या मिला, y कोऑर्डिनेट। अब इसका x कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, यस और नो। अच्छा, अब x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट के लिए देखो ये दोनों इक्वल था तो इसके सेंटर पे आ गया। अब x कोऑर्डिनेट के लिए मुझे इन दोनों को देखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये दोनों मास इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास 3m, इसका सेंटर ऑफ मास 3m। देखो सुनो, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा, जो मास ज्यादा है उसके तरफ। सो ये कितना आ जाएगा, m2a, देखो ये कितना आएगा, ये m है और ये 2m है और बीच का डिस्टेंस a है। मुझे यहां से सेंटर ऑफ मास चाहिए, सो m2a यानी कि 2ma अपॉन m1 प्लस m2, 3m हो जाएगा। सो ये mm कट, क्या आंसर आया, 2a/3। सिमिलरली इसका भी क्या आ जाएगा, 2a/3। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ आ रहा। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, कि यार इसका निकालो फिर उन दोनों के बीच का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसीलिए बच्चा लोग जब ऐसा कोई सिस्टम आवे तो इस चीज को यूज मत करना। हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनो, हमने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला देखी ना आज के लेक्चर में, वो सिस्टम यूज करेंगे, वो चीज यूज करेंगे जहां पे जितने भी चाहे पार्टिकल्स हो आप यूज कर सकते हो। कौन सी चीज, x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बच्चा लोग इसका भी पॉसिबल था, इसका भी पॉसिबल था, जैसे कि यहाँ पे 3m हो जाएगा, यहाँ पे भी 3m हो जाएगा और इन दोनों के बीच में आ जाएगा 3/2m। सो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वो चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, इसीलिए हम ये चीज कर रहे हैं। देखो सेंटर ऑफ मास इधर कहीं आएगा, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ओरिजिन लेना है, याद आया, ओरिजिन। ओरिजिन कहां लेना है, जहां आपको सही लगे। मैं यहां ले लेता हूं ओरिजिन, इसको मैं ले लेता हूं 0 0। तो बच्चा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अच्छा 2 0 नहीं, सॉरी a 0, बिकॉज ये डिस्टेंस कितना है, a है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 a, और इसका क्या हो जाएगा, a। कैसे लिया, कैसे लिया, कैसे लिया? अरे बच्चा ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y 0 और a कदम आगे चलेगी, डिस्टेंस तो a है ना, ये डिस्टेंस कितना है, a। सिमिलरली ये y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x 0 हो जाता है और हम a कदम आगे चले तो ये a बन गया। अब ये क्या हो गया, ये इधर का पॉइंट a, ये इधर का पॉइंट a, तो यहां से a हो गया। अरे यार आप लोग जब कोई पॉइंट लेते हो तो क्या देखते हो, ये x और ये y देखते हो। सो ये भी a है और ये भी a है, सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a। समझ आ रहा है, ओके। अब क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर दो। चलो इसको m1 ले लेते हैं। सो m1 x की वैल्यू फाइंड कर रहा है, x के लिए। सो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4। पूरा सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम
ओके, m1 plus m2 plus m3 plus m4, m plus m 2m, 2m plus 2m 4m, 4m plus 2m 6m। क्लियर, सबको प्लस कर दिया। यहां पे ये उड़ गया, ये उड़ गया, क्या बचा ma 2ma, 2 plus 1 3, 3ma अपॉन 6m, mm गया, क्या बचा 1/2a। क्या आंसर आ गया 1/2a। ओके, अब ये x मिला, अब मुझे क्या चाहिए y। सो y के लिए भी सेम फॉर्मूला, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। चलिए इसको m1 लिया तो m1 इंटू a प्लस m2 y2 m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन चारों का प्लस 6m। क्लियर, अब ये उड़ गया, ये उड़ गया, 0 0 मल्टीप्लाई गया, यहां पे क्या बचा ma कितना आ गया 2ma हो गया, ma प्लस ma 2ma अपॉन 6m, ये क्या, ये गया, कितना आंसर आया, सही किया हमने। a/3, क्या आंसर आया a/3, पर आंसर कुछ आना चाहिए था 2a/3। जस्ट अ मिनट, देखो बच्चा लोग, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस निकाला था, लेकिन एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता, y में अभी तक जो हमने डिस्टेंस लिया था वो a लिया था, बट हमें इतना डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो मेथड है ये थोड़ी टिपिकल हो जाती है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल ना करके इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे अगर मोर देन वन सिस्टम, वो मोर देन 2 पार्टिकल्स होते हैं तो। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी आगे हम ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे बच्चा लोग जिसमें ये मेथड थोड़ी हार्ड हो जाएगी और ये थोड़ी इजी हो जाएगी। देखो फटाफट देखो, हम आगे करें, हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो इसमें हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, तीनों जगह पे मास m, 2m एंड 3m ले लेते हैं, मास अलग अलग हो गया, सो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि सेंटर पे आप सेंटर ऑफ मास ले वगैरह वगैरह। क्या करेंगे, सबसे बेस्ट कि आप किसी एक को ओरिजिन ले लो, तो चले मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया 0 0 0, अच्छा z में तो नहीं है तो फिलहाल 0 0 ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल की तीनों साइड a है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया बच्चा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब जरा इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a 0, ये x एक्सिस, तो x पे y 0 और हम x में एक कदम आगे बढ़े। अब मुझे चाहिए y, मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चा लोग, ये देखो ये तो y एक्सिस पे है नहीं, ये तो x और y के बीच में कहीं है। क्या करे क्या करे क्या करे, ध्यान से सुनो, मैं यहां से एक सेंटर लाइन लेता हूं, ठीक है, ये a है, मैं इसको वेक्टर ले लेता हूं अभी के लिए। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री, तो क्या मैं इसको a cos 60 और a sin 60 कह सकता हूं। ये कितना हो गया a cos 60, a cos 60, cos 60 मतलब 1/2, सो ये क्या हो गया a/2। तो बच्चा लोग ये पॉइंट हो गया a/2, तो ये क्या है x है ना, तो x कितना हो गया a/2। अब वैसे ही a sin थीटा, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, a sin थीटा, a sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2, सो ये कितना हो जाएगा √3a/2, सो y आपको मिल जाएगा √3a/2। समझ आ रहा है,
अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग में बैठ रहा तो एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये ऑल्टीट्यूड होता है और ऑल्टीट्यूड की फॉर्मूला हमेशा √3a/2 होता है। पढ़ रखा है 9-10 में? नहीं पता तो अभी याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होती है? √3a/2। ठीक है, चलिए मिल गए कोऑर्डिनेट्स। क्या आप इसके फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास, है ना? m1x1 plus m2x2 plus m3x3, सिमिलरली m1y1 plus m2y2 plus m3y3। सो ये क्वेश्चन अब आ गया आपको सेल्फ सर्विस, अपने आप करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, अब जरा ध्यान से देखना। अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि भाई उसमें दो मास दिए हुए थे, दो सेपरेट ऑब्जेक्ट दिए हुए थे। अब हमको एक फिगर दे रखी है, एक ऑब्जेक्ट की डिजाइन दे रखी है एंड कहा जा रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि दो रोड है, दोनों की लेंथ है l और दोनों का मास है कैपिटल M। सो आप फाइंड करो सेंटर ऑफ मास। तो बच्चा लोग जब ऐसे क्वेश्चन आवे कि जिसमें दो सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरी एक बॉडी है, जैसे कि आपकी एक बॉडी है, वैसे पूरी एक बॉडी है, उसके अलग अलग पार्ट्स है और उसके सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला रोड लेंगे। बच्चा लोग इसकी पूरी लेंथ कितनी है? l एंड ऑब्वियसली इसका मास यूनिफॉर्म होगा। इस अकेले का मास तो यूनिफॉर्म है ना, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा, कितना? m। और इस केस में इसके सेंटर पे आ जाएगा कितना? m, बिकॉज इसकी भी लेंथ l है और मास कितना है? m। इसका भी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है l। अच्छा बच्चा लोग अब जरा सोच के बताना कि ये डिस्टेंस कितना होगा। सीधी सी बात है बच्चा, l/2। अरे सेंटर ऑफ मास तो बीच में होता है ना, सो l के सेंटर पे l/2 और ये कितना होगा? ये डिस्टेंस, ये भी l/2 हो जाएगा। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, ये m1 और ये m2 बन गया। हमें पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो हमने तो इसका सेंटर ऑफ मास निकाला और इसका सेंटर ऑफ मास निकाला, तो अब हमारे पास दो मास आ गया, m1 एंड ये m2, दोनों इक्वल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? l/2। देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? l/2। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालो, तो दोनों मास इक्वल है, तो उसके सेंटर पे ही आएगा, इसके सेंटर पे, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l/4। अगर आपको निकालना है फॉर्मूला से तो आप निकाल सकते हो। यहां से डिस्टेंस देखना हो तो क्या करेंगे? m2 इंटू डिस्टेंस अपॉन m1 प्लस m2। समझ आ रहा है मैंने क्या किया? यहां से मुझे डिस्टेंस देखना है, सो फॉर्मूला क्या होती है? m2a, हम देखा था ना, m2d अपॉन m1 प्लस m2। सो m2d अपॉन m1 प्लस m2, तो m प्लस m2 है, ये क्या हो गया? ये कट गया, ये 2 नीचे आएगा, तो देखो l/4 ही हो गया। सो ये कितना आ जाएगा? l/4। सेंटर ऑफ मास कहां पे आ जाएगा? यहां से l/4 पे। क्लियर हुआ बच्चा लोग? ओके, वन मोर क्वेश्चन। अब बच्चा लोग अब जो क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन भी आपके जेडबलई लेवल का था, दिस वन, और अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो भी आपके जेडबलई एडवांस का क्वेश्चन है। आपको यहां पे एक प्लेट दे रखी है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि वो प्लेट इस तरीके से बनाई हुई है कि उसके दो पार्ट्स आप अलग कर सकते हैं। दो पार्ट्स अलग कर सकते हैं, एक ये पार्ट जिसकी डेंसिटी हमको दे रखी है ρ1, मास नहीं दे रखा है, क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दे रखी है ρ1, और सेकेंड पार्ट एक ही प्लेट के दो हिस्से हैं, इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है? ρ2। कहा जा रहा है कि इसका टोटल लेंथ है l, सो पता लगाओ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। अब क्या करें?
क्या करें, मास दिया हुआ नहीं है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिए हुए नहीं है, एक सिंपल पूरी डिजाइन दी हुई है। तो बच्चा लोग हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें सेपरेट किया था, इसमें सेपरेट करो। देखो ये इसका मास और इसका मास अलग होगा बिकॉज दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन हमको बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो क्या मैं मास निकाल सकता हूं? फॉर्मूला पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो इसका मास क्या हो जाएगा, ρ1v m1, और इसका मास कितना हो जाएगा m2 का, ρ2v। चलिए दोनों का मास तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चा लोग, पहले इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, फिर इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, और उन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। मेरे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। एक सिंगल ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग मास जा रहा है। तो जिसका मास सेम है उसका सेंटर ऑफ मास देखो, दूसरे जिसका मास सेम है उसका सेंटर ऑफ मास देखो, और दोनों के बीच का निकाल लो। तो बच्चा लोग देखो, ये तो यूनिफॉर्म मास है ये साइड, तो इसका सेंटर ऑफ इधर ही आएगा, ये कितना हो जाएगा m1। सिमिलरली ये भी एक यूनिफॉर्म मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा, इसके बीच में m2। देखो अब m1 m2 मिल गया, हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस। जरा ध्यान से देखना, ये पूरा L है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये L/2 और ये भी L/2, मतलब ये आधा और ये आधा। सो ये प्लेट L/2, ये प्लेट L/2। अच्छा ये किधर होता है, सेंटर पे होता है, इसका मतलब L/2 का भी आधा। सो ये कितना हो जाएगा L/4, और ये कितना हो जाएगा अगेन L/4। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये प्लेट थी L/2 की, उसके सेंटर पे है, L/2 के सेंटर पे ये L/2 और इसके सेंटर पे। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 डिवाइड बाय 2। सो ये कितना हो गया L/4। तो ये L/4 हो गया, ये L/4 हो गया। अब ये m1, ये m2, डिस्टेंस कितना है L/4 प्लस L/4। देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या कर देंगे, L/4 प्लस L/4। सो ये कितना हो जाएगा अल्टीमेटली L/2। सो अब हमें सिस्टम मिल गया, दो मास मिल गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया L/2। क्या अब हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास? बिल्कुल। इसके यहां पे कहीं आएगा, इसको मैं 0 0 लेके चलता हूं, तो क्या कैसे करेंगे, m2 इंटू डिस्टेंस अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हुआ? अच्छा m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू है, पुट कर दो। अच्छा एक चीज बच्चा लोग, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में इसको ओरिजिन दिया हुआ है, ये जो है ना ये पॉइंट, इसको ओरिजिन दिया हुआ है। देखते जाओ, बताता हूं क्या करना है। सो m1 m2 की वैल्यू रखो, m2 क्या है, ρ2v अपॉन ρ1v प्लस ρ2v, और ये L/2। सो यहां से क्या हो जाएगा, देखो v तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ρ2L अपॉन 2 ρ1 प्लस ρ2, है ना। ये 2 को नीचे ले आए तो ρ1 प्लस ρ2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके। अच्छा अब एक चीज सुनो, हमको क्वेश्चन के अंदर ये ओरिजिन दिया हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ मास इसके रिस्पेक्ट में चाहिए। हमने किसके रिस्पेक्ट में ढूंढा, इसके रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो, मतलब इसके रिस्पेक्ट में अभी इधर कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास, सॉरी हमें सेंटर ऑफ मास कहां चाहिए, यहां पे चाहिए, बिकॉज इसके बीच में कहीं आएगा। कुछ नहीं करना है, अभी तक हमने कहा जहां फाइंड किया था ना वो सेंटर ऑफ मास, देखो जैसे कि ये डिस्टेंस आया, इसके रिस्पेक्ट में फाइंड किया था, यहां पे इधर फाइंड किया था। अब हम क्या करेंगे, सिंपली L/4 इसमें ऐड कर देंगे, बिकॉज हमें x कोऑर्डिनेट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, x कोऑर्डिनेट। हमने जो ढूंढा वो इसके रिस्पेक्ट में ढूंढा था, लेकिन हमें ढूंढना किसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में। सो अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास यहां देखा था, अब L/4 उसमें प्लस कर दो, ये जो डिस्टेंस है ना इसको ऐड कर दो इसके अंदर,
प्लस L/4। इसका एलसीएम निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका, और वो आंसर है कुछ 3ρ2 प्लस ρ1 इंटू L अपॉन, लेट मी सी वन टाइम, 4ρ1 प्लस ρ2। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपको मिलेगा। समझ आ रहा है?